हेलो बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा भारतीय राजनीतिक विचारधारा पर भारतीय संविधान में जो व्यवस्थाएं वर्णित की गई हैं उनका क्या प्रभाव पड़ा है। क्योंकि भारतीय संविधान जब बनाया गया तो उसकी जो व्यवस्थाएं थी उसका प्रभाव पड़ना भारतीय राजनीतिक विचारधारा के ऊपर स्वाभाविक था। तो आज हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से राजनीतिक विचारधारा के ऊपर प्रभाव पड़े हैं। भारतीय जो चिंतक रहे हैं उन्होंने समय समय पर अपने विचार प्रकट किए हैं। भारतीय राजनीतिक विचारकों में गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, एम.एन. राय, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण के अलावा और भी बहुत से ऐसे आधुनिक विचारक रहे हैं जिन्होंने समय समय पर राज्य के प्रति अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है कि राज्य वास्तव में है क्या और क्या राज्य जरूरी है। बहुत से ऐसे विचारक रहे हैं जिन्होंने राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में वर्णित किया है। बच्चों, जो व्यवस्थाएं भारतीय संविधान में अपनाई गई उसका सबसे पहला जो राजनीतिक प्रभाव पड़ा वो है कि राज्य का कल्याणकारी स्वरूप। पहले ऐसा था कि राज्य को एक कल्याणकारी स्वरूप के रूप में नहीं देखा जाता था, लेकिन भारत में जो संवैधानिक व्यवस्थाएं अपनाई गई उसका प्रभाव देखने को मिला कि राज्य ने अपना कल्याणकारी स्वरूप प्रदर्शित किया। जो भी सरकारें बनी उन्होंने लोगों की भलाई के लिए कार्य शुरू कर दिए। लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लोगों की अच्छी शिक्षा के लिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने के कार्य शुरू किए। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन जो व्यवस्थाएं भारतीय संविधान निर्माताओं ने अपनाई उसके आधार पर भारतीय जो राज्य था उसकी जो पहली प्रतिक्रिया, पहला जो कार्य हमें देखने को मिला वो ये था कि भारतीय राज्य ने कल्याणकारी स्वरूप जो था वो ग्रहण कर लिया था। और इसके बाद दूसरा प्रभाव देखने को मिला कि राज्य और समाज में अंतर। अक्सर देखने में आता है कि लोग इसको अलग से परिभाषित नहीं करते हैं। वास्तव में राज्य और समाज में एक गहरा अंतर है। बहुत से विचारक इसको अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। कुछ भारतीय विचारकों का यह मत है कि राज्य शक्ति पर आधारित एक संस्था है और वो व्यक्तियों से कानून बनाकर जो व्यक्ति नहीं चाहता है, जो नागरिक नहीं चाहता है कार्य करना, उसको भी करवाती है। लेकिन समाज जो है वो शक्ति पर आधारित संस्था नहीं है। उनका यह मत है कि राज्य को समाज के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्य बहुत कम कार्य करे ताकि व्यक्तियों की, नागरिकों की स्वतंत्रता कायम रह सके। क्योंकि राज्य, उनका ये कहना है कि राज्य जितने कार्य करेगा व्यक्ति के ऊपर उतने ही ज्यादा प्रतिबंध लगेंगे। और बहुत से चिंतक जो है वो इससे सहमत हैं। भारतीय जो राजनीतिक विचारक रहे हैं उनकी भी ये सोच रही है कि समाज के कार्यों में राज्यों का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। उनका कहना है कि राज्य अलग संस्था है, समाज अलग संस्था है, और सामाजिक जो संस्था है वो परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित है, लेकिन राज्य शक्ति पर आधारित एक संस्था है। इसलिए कुछ विचारकों का यह मत है कि राज्य को कम से कम कार्य करने चाहिए। लेकिन आधुनिक जो युग है वो लोकतंत्रीय युग है। इसमें राज्य का स्वरूप कल्याणकारी स्वरूप है, तो इसमें राज्य जो है वो ज्यादा से ज्यादा कार्य करने के लिए बनाया गया है। उसको आगे लोगों की भलाई के कार्य करने के लिए इस तरह के कानून
बनाए जाते हैं ताकि राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़े। और नंबर 3 पर हम करेंगे इसी में कि राज्य एक साधन के रूप में है। बहुत से विचारक ये मानते हैं कि राज्य जो है वो एक साधन के रूप में है, लेकिन पुरातन काल में राज्य साध्या होता था और व्यक्ति साधन। जब राजाओं का समय था या उससे पहले जो भी समय रहा होगा, जब राज्य था, अस्तित्व में था, तो राज्य एक साध्या के रूप में माना जाता था कि व्यक्ति का प्रयोग राज्य के लिए किया जा सकता है। और इसी प्रथा पर आधारित बेगार प्रथा चली थी, क्योंकि व्यक्ति का प्रयोग राज्य के लिए किया जाता था, यानी कि व्यक्ति जो था वो साधन था, साध्य नहीं था। लेकिन आधुनिक युग में राज्य जो है वो एक साधन है व्यक्ति के विकास के लिए, और सभी कार्य अब राज्य करता है। अर्थात अब साधन जो है वो राज्य है और साध्य जो है वो नागरिक है, वो समाज के लोग हैं। राज्य का प्रयोग जो है वो समाज और लोगों की भलाई करना है। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि राज्य आत्मा रहती अंतर। इसके ऊपर गांधी जी ने बहुत विस्तार से लिखा है। गांधी जी का यह मत था कि राज्य एक आत्मा रहित संस्था है जो व्यक्ति को मजबूर करती है। गांधी जी के साथ और भी बहुत से विचारक हैं जो इस बात से सहमत हैं। उनका यह कहना है कि राज्य को समाज के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य के पास आत्मा नहीं होती है, इसलिए राज्य को कम से कम कार्य करने चाहिए। भारतीय जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने सभी विचारधाराओं के आधार के ऊपर कुछ निष्कर्ष निकाले थे। बड़े चिंतन के बाद, बहुत सूझबूझ के साथ, सभी विचारकों के मतों को जानने के बाद ऐसी व्यवस्था भारत में कायम करने की कोशिश की जो कि सर्वमान्य। इसके बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा वो था पंचायती राज व्यवस्था। जब संविधान बनाया गया तो भारत में विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को अपनाया गया, संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई, लेकिन वो पूर्ण नहीं मानी जाती थी। अर्थात राज्यों को शक्तियां थी, लेकिन राज्यों के नीचे जो संस्थाएं थी, इकाइयां थी, पंचायतें थी, नगरपालिका थी, नगर निगम थे, उनको बहुत कम शक्तियां थी। इसी फलस्वरूप भारत में 1992 में पंचायती राज अधिनियम संसद में पेश किया गया, एक संशोधन किया गया, संशोधन 73 और 74। उसके द्वारा भारत में जो स्थानीय स्वशासन की इकाइयां थी, अर्थात पंचायतें, नगर निगम, नगरपालिका जो थी, उनको ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई। 1993 में राष्ट्रपति के द्वारा इस अधिनियम को मंजूरी दे दी गई और इसको लागू कर दिया गया। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर यह बहुत बड़ा प्रभाव था, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के अंदर लाने का लक्ष्य रखा था, उसको पूरी तरह से लागू करने के लिए यह संशोधन जरूरी था। जब पहली पंचायत देश के अंदर 1959 में बनाई गई थी, तो वो नाम की पंचायतें थी, उनके पास कुछ ना तो कोई शक्ति थी और ना ही उनको कोई अधिकार थे। उनके पास वित्तीय साधन भी नहीं होते थे। लेकिन जैसे ही ये व्यवस्था भारत के अंदर लागू की गई, भारतीय स्थानीय इकाइयों को ज्यादा शक्तियां दी गई, देश में एक बदलाव की लहर देखने को मिली है।
देश में सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिले, ये व्यवस्था 73वें और 74वें संविधान संशोधन में की गई है। इसमें महिलाओं को भी पूर्ण प्रतिनिधित्व है। अन्य सभी जो समुदाय हैं उनको बारी बारी से पूरा प्रतिनिधित्व मिले, ऐसी व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ी बात कि स्थानीय इकाइयों को वित्त की व्यवस्था की गई है। पहले ये व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद जो प्रभाव देखने को मिलता है वो है धर्मनिरपेक्षता। जब संविधान बनाया गया तो देश में ऐसी व्यवस्था कायम करने की बात की गई जो सभी पक्षों को मंजूर हो, लेकिन एक शब्द धर्मनिरपेक्ष वो संविधान में नहीं लिखा गया था। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें ये शब्द जोड़ दिया गया, अर्थात सभी धर्मों को एक समान प्रतिनिधित्व मिले, एक समान समझा जाए और सभी धर्मों का आदर किया जाए, ऐसी व्यवस्था देश के अंदर लागू की जाएगी। इसलिए यह शब्द भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और इसके बाद जो प्रभाव देखने को मिला वो था समाजवाद का प्रभाव। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर समाजवादी व्यवस्था का बहुत बड़ा प्रभाव था, क्योंकि उन्होंने सोवियत संघ की यात्राएं की थी और उन्होंने उसमें पाया था कि समाजवादी व्यवस्था के अवगुणों के साथ साथ गुण बहुत ज्यादा है और उन गुणों के आधार के ऊपर भारत में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो कि समाजवादी व्यवस्था के आधार के ऊपर, अर्थात राज्य ऐसा कार्य करे जो कि नियोजित तरीके से किया जाए और सब लोगों की भलाई के लिए हो। उसी के आधार पर सब लोगों को सामाजिक सुरक्षा की बात की गई। आज देश के अंदर सामाजिक सुरक्षा के लिए नियम बनाए गए हैं और लोगों की भलाई के लिए काम किए जा रहे हैं। तो वो व्यवस्था देश के अंदर लाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने ही देश के अंदर पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की थी और उनका उद्देश्य था कि इन योजनाओं के आधार के ऊपर देश में तरक्की हो, क्योंकि जब वो उन्होंने सोवियत संघ का जिक्र किया था तो उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि वहां पर योजना बनाकर जिस तरह से तरक्की की गई है और जितनी जल्दी तरक्की हुई है उतनी बिना योजना के नहीं हो सकती है। इसलिए उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई थी। आज लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है। ये इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा के आधार के ऊपर ही जो पेंशन की सुविधा दी गई थी, भारतीय नागरिकों को जो कर्मचारी हैं वो एक सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाजवाद की जो व्यवस्थाएं हैं उसी के आधार के ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस व्यवस्था को भारत में कायम किया था। उसके बाद जो प्रभाव देखने को मिलता है वो उदारीकरण। देश में 1991 से पहले जो आर्थिक नीतियां अपनाई गई थी उनमें उदारीकरण की नीति नहीं थी, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो अर्थव्यवस्था छिन-भिन हो रही थी, उस अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए और लोगों की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए भारत में जो दुनिया में बदलाव हो रहे थे उसी के आधार पर 1991 में उदारीकरण की नीति को अपनाया गया। उदारीकरण मतलब देश के अंदर बाहर की कंपनियों को निवेश करने के लिए बुलाया गया। देश में जो
आयात निर्यात के नियम थे उनको थोड़ा इस तरह से परिवर्तित किया गया ताकि लोगों की आमदन बढ़े। भारत के अंदर विदेशी कंपनियां निवेश करने से संकोच ना करें, इस तरह के नियम बनाए गए और उन नियमों में ढील दी गई। तो उदारीकरण की नीति अपनाने का मुख्य उद्देश्य ही भारत के अंदर निवेश को बढ़ाना था और उसका लाभ भी भारत को मिला। बहुत सी विदेशी कंपनियां भारत आई, निवेश किया, देश के लोगों को रोजगार मिला और लोगों की आय बढ़ी। इसके अलावा भारतीय कंपनियों के साथ प्रतियोगिता में लोगों को लाभ हुआ। उसमें नई तकनीक जो विदेशों से भारत में आई, उसका लाभ भारतीय कंपनियों ने भी उठाया और भारतीय जो उद्योगपति थे उन्होंने भी उसका लाभ उठाया। इससे देश के नागरिकों का विकास तो हुआ, उनकी देश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ी। इसके साथ साथ देश में जो बेरोजगारी थी उसमें कमी भी आई और इस तरह के परिवर्तनों से देश की आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार हुआ। तो बच्चों, देश में जो व्यवस्थाएं अपनाई गई, संवैधानिक व्यवस्थाएं जो अपनाई गई, उसके ये प्रभाव देखने को मिलते हैं कि किस तरह से आज की स्थिति में हम हैं। 1947 में क्या स्थितियां थी, जब संविधान बनाया गया तो परिस्थितियां अलग थी। संविधान लागू किया गया, उसके बाद चरणबद्ध तरीके से किस तरह से देश ने तरक्की की, तो वो तरक्की एक व्यवस्थित तरीके से हुई। उसका लाभ आज देश के सभी नागरिकों को मिल रहा है। समय समय पर संविधान में परिवर्तन किए गए और संविधान में संशोधन की व्यवस्था रखी हुई थी कि जब जरूरत होगी समय के साथ परिवर्तन किए जा सकें और उसका लाभ भारतीय जो राजनेता थे उन्होंने लिया और देश को आगे बढ़ाने में सहायता की। बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।